क्या मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में भाजपा से ज्यादा कांग्रेसियों की भूमिका है? कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? क्या कांग्रेसियों की आपसी कलह मीनाक्षी की दावेदारी को ले डूबी? यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है। क्या कांग्रेस पर भारी पड़ी है? कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? आखिर भाजपा तो भाजपा, कांग्रेस के नेता भी दबी और खुली जुबान में, कुछ दबी में कुछ खुली जुबान में अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या राजनीति हुई? क्या कांग्रेस वाले इसमें शामिल हैं? क्यों ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है? इस पूरे रायते के बाद एक अधिकारी की फाइल भी खंगाली जा रही है। कौन है वो, क्या है वो, और वो कौन सा केस है जो इस पूरे रायते, जो कि स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाता है रायता या भसड़ की बुनियाद बना है? पहले जरा इन लोगों को सुन लीजिए, ये रिएक्शन सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, ये स्पष्ट है, थोड़ा साइड नीचे कर लो हम सर। लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फॉर्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश से तीसरी राज्यसभा सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस कमर कस के मैदान में उतरी। तगड़ा झटका लग गया। लड़ाई से पहले ही वो मैदान से बाहर हो गई। नामांकन की जांच में नटराजन का पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज होने के बाद से मध्य प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में तरह तरह की कहानियां गूंज रही हैं, तरह तरह के किस्से निकाले जा रहे हैं। हड़कंप तो खैर मचा ही हुआ है। अब नई पुरानी कई फाइलें खंगाली जा रही हैं, खोली जा रही हैं, उनके तस्मे यानी फीते खोले जा रहे हैं और उन फीतों को फंदे की शक्ल में इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है। मीनाक्षी कह रही हैं कि उनके साथ राजनीति हो गई, इसमें बीजेपी का हाथ है। तो क्या वाकई उनके साथ राजनीति हो गई और उसमें कांग्रेस की क्या ज्यादा भूमिका है? नामांकन पत्र की जांच के दौरान बीजेपी ने शिकायत पेश की कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी छिपाई है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पर्यवेक्षक ने नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर शाम तक उनसे जवाब मांगा। जवाब और तथ्य पेश हुए। पर्यवेक्षक कांग्रेस द्वारा पेश किए गए, पर्यवेक्षक जो थे, जो कांग्रेस ने जवाब दिया, उससे पर्यवेक्षक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई। हमारे महेश केवट को रामलला का आशीर्वाद मिल गया। चुनाव होते तो भी वे राज्यसभा के सांसद बनते। हालांकि उनका बयान आपने अभी पूरा सुना, मैं फिर से कोट कर रहा हूं। उन्हीं के बयान में तो खेला है। उनसे पूछा गया कि तेलंगाना केस से जुड़े कागज कहां से मिल गए, तो विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस की ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं, हमें कांग्रेस के लोगों ने जानकारी दी।
सुधांशु त्रिवेदी का बयान भी आपने सुना, वो भी कह रहे हैं कि मदद तो वहीं से मिली थी। तो मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। सवाल यह भी कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एमएलसी महेश गौड़ भोपाल आए थे, किन कांग्रेस से मुलाकात की, कांग्रेस आलाकमान इसकी पड़ताल करा ले, पर्चा खारिज होने का सारा सच सामने आ जाएगा, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मीनाक्षी नटराजन, एक बात और, तेलंगाना कांग्रेस की वो प्रभारी हैं। हैदराबाद की कोर्ट का नोटिस ही पर्चा निरस्त होने का आधार भी बना है। यह नोटिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दिया गया। नोटिस में तारीख 17 सितंबर 2025 दर्ज है। अच्छा, मोटा मोटी फटाफट जान लीजिए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता धारा 223 क्या है। भारतीय न्याय संहिता धारा 223 उन लोगों पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी किए गए वैध आदेश का उल्लंघन या अवज्ञा करते हैं। मोटा मोटी ये कंसेप्ट है। अब वापस खबर पर आते हैं। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद राज्यसभा चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारियों और मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा को लेकर भी फाइलें खुलने लगी, कहानियां बाहर आने लगी, तरह तरह की बातें हो गई। एक खबर के पोर्टल के मुताबिक ये कहानी कुछ ऐसी है कि लोकसभा में निदेशक के पद पर पदस्थ रहे शर्मा का रिटायरमेंट जनवरी 2025 में होना था। रिटायरमेंट के 3 महीने पहले वो मध्य प्रदेश लाए गए। रिटायरमेंट की तारीख के 5 दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में उनका संविलियन हो जाता है। लोकसभा में जो रिटायरमेंट की आयु है वो कितनी है? 60 साल है। मध्य प्रदेश विधानसभा में रिटायरमेंट की आयु क्या है? 62 साल है, 2 साल एक्स्ट्रा। पहले वो सचिव थे, प्रमुख सचिव एपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद इस पद पर पदोन्नत कर दिए गए। राज्यसभा चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाए गए अधिकारी को लेकर भी बातें हो रही हैं। पुलिस सेवा से विधानसभा में डेपुटेशन पर आए शर्मा को ही ARO क्यों बनाया गया? अब ये पूछा जा रहा है, पूछा ही जाएगा भाई। अब तो तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये भी सवाल हो रहा है कि विधानसभा सचिवालय के उस अधिकारी को दायित्व क्यों नहीं दिया गया जिसके पास चुनाव कराने का अनुभव है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। उनका तो कहना यह है कि जब संख्या बल नहीं है फिर भी तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। क्रॉस वोटिंग की बातें कही जा रही थी। कांग्रेस की एकता तोड़ने की कोशिश की, नाकाम हो गई, तो फिर उन्होंने ये पूरा केस खड़ा करके और इस तरह से उनका जो नामांकन है वो रद्द करवा दिया गया। वो ये कह रही हैं, वो ये भी कह रही हैं वो कोई आपराधिक मामला ही नहीं है जिसकी जानकारी दी जाए। अदालत ने शिकायत पर संज्ञान ही नहीं लिया, कोई औपचारिक मामला तक दर्ज नहीं है, इसलिए उन्होंने हलफनामे में जानकारी नहीं दी। और भी बहुत सारे बयान उनके आए हैं, हम मौलिक तौर पर इसी के इर्द गिर्द हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ कह रहे हैं कि घटनाक्रम बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र संविधान की हत्या कर रही है। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। सीनियर एडवोकेट हैं विवेक तनखा, कांग्रेस के सांसद भी हैं। अब वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल पर सीट चोरी का सिलसिला है। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त नहीं हुआ है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है। अंग्रेजी में एक लाइन लिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बयान मैंने मोटा मोटी आपको बता दिए ये समझने के लिए। कुछ बयान आपने सुन भी लिए, कुछ बयान आपने जान भी लिए, सिर्फ केस को समझने के लिए। अभी क्या अपडेट है उस पर भी नहीं जाना। अब सवाल ये है कि वो मामला क्या है, उस मामले को लेकर चर्चाएं, जिस मामले को लेकर ये सारा आधार बनाया गया नामांकन रद्द करने का, वो जान लीजिए। तेलंगाना की प्रभारी है मीनाक्षी नटराजन, उनके खिलाफ एक दिलचस्प मामला जुड़ा हुआ है। एक पूर्व कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव श्रीलता की निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 2022 में राज्य कांग्रेस के नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। श्रीलता का आरोप कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने या तो राजनीतिक संरक्षण दिया या फिर उनके आरोपों की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा परेशान करने, छेड़छाड़, धमकी देने और कोई कार्रवाई न करने के आरोप शामिल थे। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलता ने 2022 में आरोपी कुंभम शिवकुमार रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया। सबूतों की कमी के चलते मामला बंद कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हैदराबाद और बेंगलुरु में उनके बाद की निजी शिकायतों का भी निपटारा कर दिया गया। नटराजन का नाम तो बहुत बाद में आता है इस केस में। 2025 में श्रीलता ने हैदराबाद के नामपल्ली स्थित चौथे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में एक याचिका दायर की। मीनाक्षी नटराजन को चौथे आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने रेड्डी द्वारा कथित उत्पीड़न का मामला मीनाक्षी नटराजन के सामने भी उठाया।
इस समय वो तेलंगाना में कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई थी। आरोप यह भी लगाया गया कि कांग्रेस के संविधान में अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान के बावजूद संबंधित नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मीनाक्षी नटराजन का नाम 2025 की बाद वाली शिकायत में आया, ना कि 2022 की पहली शिकायत में। याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और नटराजन ने अदालत के नोटिस का जवाब भी दिया। अब सवाल यह कि क्या वो आरोपी भी हैं या नहीं है। रिपोर्ट यह कहती है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के नए प्रावधानों के मुताबिक मीनाक्षी नटराजन और अन्य लोग आरोपी नहीं हैं, प्रतिवादी हैं। बहुत माइनर सा ये फर्क है, बहुत कानून में आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो आरोपी नहीं है, प्रतिवादी हैं, क्योंकि अदालत ने अब तक मामले का संज्ञान नहीं लिया है, सुओ मोटो नहीं लिया है। मामला भी शुरुआती चरण में है, सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट यह बता रही है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मीनाक्षी नटराजन के साथ एक प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के तौर पर व्यवहार किया गया, ना कि आरोपी के तौर पर। यह धारा आपराधिक मामलों में शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जांच पड़ताल से जुड़ी है। इसमें पुरानी सीआरपीसी की धारा 200 की जगह रिप्लेस हुई है। पुरानी जो 200 थी आईपीसी सीआरपीसी के दौर में, वो बीएनएस की 223 है। इस कानून के तहत किसी मामले में आगे बढ़ने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए शिकायतकर्ता के शपथ पर जांच करना जरूरी है। नटराजन के वकील का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जो ये आरोप हैं एक निजी याचिका के जरिए लगाए गए थे, अदालत ने कोई प्रतिकूल निर्देश तक जारी नहीं किया है। चूंकि यह मामला भी आपको जानना चाहिए कि आखिर वो क्या मामला था जो इतना बड़ा आधार बन गया कि राज्यसभा चुनाव में उस नोटिस का जिक्र ना करने या उसकी जानकारी न देने पर नामांकन ही रद्द कर दिया गया। क्या इसमें आगे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन दो बड़े मार्के के सवाल हैं। एक तो जो मामला आपको जान लेना चाहिए कि क्या वो मामला था। इस तरह के जो मामले थे, एक जो नेता हैं उन्हें तो अपना मुख्यमंत्री पद इस मामले में छोड़ना पड़ा है। कर्नाटक से जुड़ा हुआ था, उमा भारती से जुड़ा हुआ था। तो यहां तो मामला दूसरा है, यहां आरोपी भी नहीं बनाया गया है, एक बात। और दूसरी बात कि आखिर वो दस्तावेज, अगर हम कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि दिग्विजय भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि कांग्रेसियों ने इनपुट मुहैया करवाए। कैलाश विजयवर्गीय तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेसियों ने ये दिए हैं। फिर जो एमएलसी हैं, कांग्रेस के जो एमएलसी हैं जो तेलंगाना से आए थे, वो किससे मिले, क्या उन्होंने जानकारियां दी? सुधांशु त्रिवेदी भी यही कह रहे हैं। तो मीनाक्षी दूसरों से ज्यादा क्या अपनों का शिकार हो गई हैं? यही तो बड़ा सवाल है। उनके साथ जो राजनीति हुई, क्या वो सिर्फ बीजेपी ने ही की या बीजेपी से ज्यादा अपनी पार्टी ने की? इसी को लेकर ये पूरी जानकारी हमने आपको दी है। सवाल अब खड़े हो रहे हैं। उम्मीद है कि वक्त के साथ इनका भी जवाब मिलेगा। नमस्कार।